वेलकम फ्रेंड्स। स्टडी एट द रेट उत्तराखंड के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग इंडियन इकोनॉमिक्स जो अर्थशास्त्र है उसके संबंधित प्रश्नों को हम हल कर रहे थे और उसी क्रम में एक और वीडियो आपके सामने हाजिर है जिसमें हम लोग भारत के संसाधन, बैंकिंग सेक्टर, सेवा क्षेत्र आदि को एमसीक्यू के जरिए समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, ये वीडियो थोड़ी सी लंबी बन सकती है क्योंकि इसमें प्रश्नों की संख्या ज़्यादा है और सारे ही प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है जो प्रीवियस एग्जाम में आए हुए हैं या फिर आने वाले एग्जाम में उसकी संभावना बन सकती है। ठीक है, तो हम इसके साथ पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं भारत में संसाधन, अवसंरचना और औद्योगिक विकास के प्रश्न के साथ। तो पहला जो प्रश्न आता है वो है, भारत में हरित राजमार्ग नीति की शुरुआत कब की गई थी। ठीक है, तो जो ग्रीन हाईवेज जो बनाने का शुरुआत की गई थी, तो जब से 2014 में एनडीए की सरकार आई है तब से 2015 में जो नीति आई थी ना, ये पहली वाली हरित राजमार्ग, जिससे हरित राजमार्ग का मतलब ये है कि ऐसा राजमार्ग जैसे उसमें सोलर सिस्टम इंस्टॉल लाइटें लगाई जाए या फिर पर्यावरण को पूरे देख रेख करके या पर्यावरण को कम से कम नुकसान जिससे पहुंचाया जा सके, वैसे हरित राजमार्ग को स्थापना की नीति स्टार्ट की गई थी। एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव था। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली औद्योगिक नीति कब अस्तित्व में आई थी। तो जब देश स्वतंत्र हुआ था 1947 के बाद, तो अंतरिम गवर्नमेंट थी जिसके प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी थे, उसमें अप्रैल 1948 में देश की पहली औद्योगिक नीति लाई गई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, भारत की नई औद्योगिक नीति 1991 जिसे एलपीजी मॉडल भी कहा जाता है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ये किस पे आधारित थी। तो ये उपरोक्त सभी पर आधारित थी। अगला क्वेश्चन, भारत के राज्यों में राज्य वित्त निगम में ने मुख्य रूप से जिनके विकास के लिए सहायता दी है वे क्या है। मतलब राज्य वित्त निगम, जो राज्य वित्त निगम है, किस चीज़ में सबसे ज़्यादा सहायता दी गई है। तो ये जो मध्यम और छोटे पैमाने के उद्योग है, लघु और मध्यम पैमाने के उद्योग है, उनके लिए सहायता दी जाती है, दी गई है। मतलब ये पुराना क्वेश्चन है 2007 का, तो ये है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, फिक्की जिसे कहा जाता है। ठीक है, FICCI, फिक्की। ठीक है, इसकी स्थापना कब की गई थी। तो ये एक क्वेश्चन है सिंपल फैक्चुअल बेस। ये 1927 में जब अंग्रेजी हुकूमत थी तब इसकी स्थापना की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ पर स्थित है। जैसे आपने सुना होगा डीजल लोकोमोटिव कारखाना, ठीक है, इस प्रकार से इंजन निर्माण कारखाना कपूरथला, डीजल लोकोमोटिव वाराणसी में, उसी प्रकार इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जो है ये आपका पेरम्बूर तमिलनाडु में स्थित है। अगला क्वेश्चन, भारत में उदारवादी औद्योगिक नीति कब घोषित की गई थी। तो जैसे आपको पता ही 1991 में की गई थी एलपीजी मॉडल। अब देखिए ये सारे 91, तो अब एग्जैक्ट डेट आपको पता होना चाहिए। तो एग्जैक्ट डेट इसकी हो जाएगी 7 का D, 24 जुलाई 1991। अगला क्वेश्चन, औद्योगिक नीति 1977 का मुख्य बल था। ठीक है, औद्योगिक नीति कई प्रकार लाई गई थी। 1948 में लाई गई थी, 56 में लाई गई थी, इसी प्रकार 1977 में भी औद्योगिक नीति लाई गई थी। तो इसका जो मुख्य उद्देश्य था, किस चीज़ पर इसका बल दिया गया है। तो ये जो दिया गया है सबसे ज़्यादा प्रमुख बल ये दिया गया है लघु और कुटीर उद्योगों पर। ठीक है, किस औद्योगिक नीति ने भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था के ढांचे पर विचार किया। ठीक है, मिश्रित अर्थव्यवस्था लाई जा सके, विचार किया, तो ये हो जाएगा औद्योगिक नीति 1948। ओके, मिश्रित अर्थव्यवस्था से आप समझ सकते हो, मैंने आपको पहले बताया, जहां पूंजीवादी और समाजवादी, प्राइवेट और सरकारी दोनों का आपस में समन्वय हो। ठीक है, प्राइवेट कंपनी भी और सरकारी कंपनी, बहुत सिंपल लैंग्वेज बता रहा हूँ मैं। ठीक है, सरकारी कंपनी या सार्वजनिक कंपनी की परिभाषा थोड़ा सा अलग है, बट मैं आपको सिंपल भाषा में बताता हूँ जो आप समझते हैं कि सरकारी कंपनी और प्राइवेट कंपनी दोनों का जो मिश्रित समन्वय है उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था से जाना जाता है। ठीक है, जी 1948 की जो औद्योगिक नीति थी इसके अंतर्गत इसको समावेश किया गया था। भारत में औद्योगिक विकास के लिए प्रथम औद्योगिक नीति, जैसा आपको पहले क्वेश्चन आ चुका है, 1948 में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित कीजिए। तो सरकारी औद्योगिक इकाइयाँ उनकी स्थिति का है। जैसे आप जानते हैं भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स हरिद्वार में स्थित है। ठीक है, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड पौड़ी के कोटद्वार में स्थित है। हिंदुस्तान मशीन टूल रानीबाग जो आज की डेट में बंद हो चुका है। ठीक है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री रायपुर छत्तीसगढ़ में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर से सुमेलित करना है। ठीक है, तो आपको पता है इनमें से खेतड़ी, बेलाडीला, मकराना और कोलार। ठीक है, जो आपका खेतड़ी है ये राजस्थान में स्थित है। ठीक है, ये तांबे ऐश के लिए प्रसिद्ध है। बेलाडीला, ठीक है, छत्तीसगढ़ में है लोहा ऐश के लिए। मकराना
राजस्थान में संगमरमर के लिए, और कोलार गोल्डफील्ड कर्नाटक में सोने उत्पादन के लिए प्रसिद्ध खान है। ठीक है, अगला फिर निम्न में कौन सा नवरत्न में शामिल है? ठीक है, तो जो नवरत्न में शामिल है वो हो जाएगा आपका भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। देखिए, महारत्न कंपनी होती है, नवरत्न कंपनी। महारत्न कंपनी, ठीक है, जिनका शुद्ध प्रॉफिट 3,000 करोड़ से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, और अभी वर्तमान में जो महारत्न कंपनियां हैं वो 11 हो चुकी हैं, पहले 10 थी, 11 हो चुकी हैं। REC लिमिटेड को अभी अंतिम 2022 में ही महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम नहीं है? मतलब गवर्नमेंट रिलेटेड नहीं है, गवर्नमेंट सरकारी कंपनी नहीं है। ठीक है, सार्वजनिक कंपनी नहीं है। NTPC नेशनल थर्मल कॉर्पोरेशन बिल्कुल है। BHEL भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड बिल्कुल ठीक है। SIL सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ये बिल्कुल ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा टिस्को, ये एक सार्वजनिक उपक्रम नहीं है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र भारत के सकल घरेलू उत्पाद ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को सर्वाधिक योगदान देता है? तो आपको मैंने पहला बताया तृतीयक क्षेत्र, फिर सेकेंडरी और फिर प्राइमरी। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो उत्पादन जो आपका डोमेस्टिक प्रोडक्ट में GDP में योगदान है वो तृतीयक क्षेत्र, सेवा क्षेत्र जिसको कहा जाता है। भारत के किस उद्योग में अधिकतम श्रमिक लगे हुए हैं? तो जो अधिकतम, जो शुरुआत से जो भारत का ना, जो जब से अंग्रेज आए थे यार उससे पहले की अगर बात करें तो पूर्व काल से ही भारत ना वस्त्र उद्योग में बहुत ज़्यादा, आप कह सकते हैं कि हमारा बहुत ज़्यादा योगदान था। इसमें अभी भी वर्तमान में भी अगर देखा जाए तो सबसे श्रमिक जो है कपड़ा उद्योग में लगे हुए हैं। अगला क्वेश्चन, किस उद्योग को आधुनिक सभ्यता के लिए सबसे मूलभूत माना गया है? तो जो आधुनिक सभ्यता के लिए सबसे मूलभूत जो माना गया है वो लोहा और इस्पात उद्योग को ही माना गया है। ठीक है, भिलाई स्टील इस्पात कारखाना किस राष्ट्र की सहायता से लगाया गया है? तो मैं जो पिछली हमारी जो वीडियो थी उसके जो PDF था उसमें मैंने आपको कुछ 4 या 5 कारखाने बताए थे किन देशों के सहयोग से लगाए गए थे। तो जो भिलाई है वो लगाया गया रूस की सहायता से। ठीक है, इंग्लैंड की सहायता से लगाया गया दुर्गापुर। ठीक है, जर्मनी की सहायता से राउरकेला। ठीक है, तो ये कुछ प्लांट है जो इनकी सहायता से लगाए गए हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में लघु उद्योगों की सबसे प्रमुख समस्या क्या है? लघु उद्योग जो बेसिक छोटे लघु उद्योग हैं उनकी सबसे बड़ी समस्या क्या हो सकती है? तो ये जो है ना, पूंजी का भाव सबसे बड़ी, तो भैया पैसा ही नहीं है बिजनेस करने के लिए। कच्चे माल का भाव, विपणन की जानकारी का भाव, तो ये सारे के सारे जो हो जाएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ये है हमारे सर्विस सेक्टर लघु उद्योगों की समस्या। तो अगले प्रश्न जो है हमारे भारत के सेवा क्षेत्र से कुछ संबंधित प्रश्न है। ठीक है, उसके बाद हम बैंकिंग सेक्टर को जाएंगे। मैं आपको पहले बता चुका हूँ प्रश्नों की संख्या कुछ ज़्यादा है इसलिए वीडियो थोड़ी सी लंबी बन सकती है, तो थोड़ा सा कोऑपरेट करके चलेगा। हमारा लक्ष्य यही है कि अधिक से अधिक प्रश्नों को आपके सामने रखा जाए। ओके, भारत के तृतीय क्षेत्र में क्या क्या सम्मिलित है? तृतीय क्षेत्र आपको मैंने बता चुका हूँ, सेवा क्षेत्र को ही तृतीय क्षेत्र कहा जाता है। सेवा क्षेत्र जैसे हॉस्पिटल, सड़कें, परिवहन, मोबाइल, ठीक है, होटल्स, खाना आप जो खाते हैं वो भी सब चीज़ें सर्विस सेक्टर में आ जाती है। ठीक है, जो चीज़ें प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र को अपनी सेवाओं के जरिए लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करती है, पहुंचाती है, उसे सेवा क्षेत्र कहा जाता है। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आप कह सकते हो। तो जो व्यापार और परिवहन बिल्कुल ठीक है। वित्त एवं वास्तविक स्थावर संपदा, ठीक है, ये भी बिल्कुल सही है। वानिक और जो मात्स्यिकी हो जाएगा ये प्राइमरी सेक्टर हो जाएगा, जैसे कृषि, वानिकी, लट्ठा बनाना, ये सब प्राइमरी सेक्टर हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 और 2। ठीक है, 1 और 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था का विकास होता है वैसे वैसे GDP में तृतीय क्षेत्र का अंश क्या होता है? हमेशा बढ़ता है, हमेशा बढ़ेगा, क्योंकि जितना ज़्यादा आप उत्पादन करेंगे, जितना ज़्यादा प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र का उत्पादन और क्षमता बढ़ेगी, उसको लोगों तक पहुंचाने के लिए आपका तृतीय क्षेत्र मजबूत होना चाहिए। तो तृतीय क्षेत्र का योगदान हमेशा बढ़ेगा, तो इसका बढ़ता हुआ उत्तर जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस क्षेत्र से भारत में सकल राष्ट्रीय उत्पाद का सबसे बड़ा भाग प्राप्त होता है? तो आपको जैसे पहले बताया मैंने आपको, सेवा क्षेत्र जो आपके तृतीय क्षेत्र है, तृतीय क्षेत्र या सेवा क्षेत्र, यहाँ से सबसे ज़्यादा प्राप्त होता है। ओके, अगला क्वेश्चन है, ई बीज किससे संबंधित है? ठीक है, तो ई बीज जो संबंधित है ये है सरकारी सेवा तक पहुँच हेतु एकल द्वार से। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में पर्यटन और होटल उद्योग का विकास निम्नलिखित में किसका कार्य है? आपने ITDC का नाम सुना होगा, ITDC का नाम सुना होगा। इसी का ही कार्य है होटल और उद्योग विकास को
सम्मिलित करने का, इसका क्रियान्वयन करने का, इसको आगे बढ़ाने का। ठीक है, इसी प्रकार अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन एक तृतीयक क्षेत्र का क्रियाकलाप है? ठीक है, तो सेवा क्षेत्र में क्या आ गया? मैंने आपको पहले बताया, जो वानिकी है वो प्राथमिक क्षेत्र में आ गया, वानिकी कृषि। विनिर्माण आपका द्वितीयक क्षेत्र में आ गया, कृषि आपका प्राथमिक आ गया। जो विपणन है, मार्केटिंग है, मतलब इन तीनों को लोगों तक पहुंचाना ही आपका हो जाएगा सेवा क्षेत्र। ठीक है, आम जनता तक। ठीक है, अगला क्वेश्चन सेवा क्षेत्र से अंतिम क्वेश्चन, उसके बाद हम बैंकिंग सेक्टर की तरफ बढ़ेंगे। कंपनियां प्रौद्योगिकी की मदद से कारोबारी प्रक्रिया की पुनर्रचना कैसे करती, क्यों करती हैं? ठीक है, तो एक थोड़ा सा ये आपका कॉन्सेप्ट बेस्ड का क्वेश्चन है कि कंपनियां जो आपका टेक्नोलॉजी है, प्रौद्योगिकी मतलब टेक्नोलॉजी, ठीक है, टेक्नोलॉजी के माध्यम से, ठीक है, कारोबारी प्रक्रिया की आपका रिस्ट्रक्चरिंग कैसे करती है, कहने मतलब ये है कैसे करती है। उपभोक्ता की मांग एवं अपेक्षा निरंतर बढ़ रही है, आप भी समझते हैं। हम लोग जो हमारी हर प्रतिदिन, आज हमारे पास सैमसंग था तो कल हमें आईफोन चाहिए। कम लागत पर उत्पादों और सेवाओं में प्रतिस्पर्धी बढ़त, हर क्षेत्र में आपको देखा होगा कितनी प्रतिस्पर्धा हो चुकी है। अर्थव्यवस्था के विश्वव्यापी उदारीकरण के साथ परिवर्तन की दर तीव्र हो गई, बिल्कुल सही है, तो ये सभी सही हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अब जो हमारा आएगा बैंकिंग, वित्त प्रणाली एवं मुद्रास्फीति। ठीक है, ये बहुत अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं। निम्नलिखित में भारतीय रिजर्व बैंक का वर्तमान गवर्नर कौन है? ये 2016 का प्रश्न था। तो वर्तमान में हमारे शशिकांत दास जी हमारे रिजर्व बैंक के गवर्नर हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। वह वित्तीय साधन जिसके माध्यम से भारतीय कंपनियां विदेशी बाजारों में रुपए धन जुटा सकती हैं। विदेशी बाजारों में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉमन क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है ये, यूकेपीएससी 2016 का भी क्वेश्चन है। इनको बोला जाता है मसाला बॉन्ड। ठीक है, वो मसाला नहीं है, ये मसाला बॉन्ड नाम है इसका, मसाला बॉन्ड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, किसी निजी क्षेत्र के बैंक ने भारत में पहली बार सॉफ्टवेयर रोबोटिक्स का प्रयोग किया। ये 2016 का पुराना क्वेश्चन है, जिसमें सॉफ्टवेयर से आप बैंकिंग, जैसे भी आप एप्लीकेशन वगैरह सॉफ्ट करते हैं, उसी प्रकार का जो पहला प्रयास किया गया था ये था आईसीआईसीआई बैंक द्वारा। आईसीआईसीआई बैंक द्वारा। भारत में वित्तीय क्षेत्रों में सुधार समिति 2008 के अध्यक्ष कौन थे? तो 2008 में हमारे जो पूर्व गवर्नर रघुराम राजन, ये 2008 के ये अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी? आपने सुना होगा इरडा के बारे में, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो इसकी जो स्थापना की गई थी अप्रैल 2000 में। ठीक है, अप्रैल 2000 में। ठीक हो गया। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा एक भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? ठीक है, करेंसी का नियम, जो भी हमारी मुद्रा होती है उसका नियमन है। साख का नियमन मतलब आपका क्या कहते हैं, मार्केट पॉलिसी, जो आपकी मॉनेटरी पॉलिसी, वो नियमन। देश के विदेशी विनिमय कोष के रखवाली प्रबंधन, बिल्कुल ठीक है। तो ये जो है ना, इसका विदेशी व्यापार, ये गवर्नमेंट का जो आपका व्यापार मंत्रालय है उसके द्वारा। ठीक है। अगला, नरसिंगन समिति, ये बैंकिंग सुधार से संबंधित था। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, बैंक सुधार से। अगला क्वेश्चन, भारतीय जीवन बीमा निगम एलआईसी की स्थापना, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, कई बार रिपीटेड एग्जाम में आ रखा है और फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें कुछ आपको कॉन्सेप्ट नहीं है, सिंपल सा याद रखना चलना है। सॉरी माफ़ कीजिएगा, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 1956। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, इसका सही उत्तर हो जाएगा 1956 में स्थापना हुई थी। ठीक है, 54 में नहीं, 56 में स्थापना हुई थी। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर की कार्यकाल की अवधि होती है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो रिजर्व बैंक की गवर्नर अवधि 3 साल के लिए होती है। ठीक है, ओके। नरसिम्हन समिति, फिर से एक बार क्वेश्चन रिपीट क्वेश्चन आ गया। तो ये जो किस सुधार से संबंधित है? तो बैंकिंग सुधार से संबंधित है। किसे प्लास्टिक मनी कहा जाता है? तो जो क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड होते हैं उन्हीं को ही प्लास्टिक मनी कहा जाता है। ठीक है, तो ये क्रेडिट कार्ड को ही ऑप्शन हो जाएगा। भारतीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो ये जो राष्ट्रीयकरण हुआ था ये हुआ था 1969 में। अगला क्वेश्चन, चेक समाशोधन प्रक्रिया के दौरान बैंक पारंपरिक रूप से निम्न में से कौन सी आईओ तकनीक का अनुसरण करते हैं? चेक के नीचे आपने देखा हो, जैसे चेक होता है ना यहाँ पर, ठीक है, चेक में यहाँ पर कोड लिखा होता है, 1 2 3 फिर ऐसे ऐसे करके कोड लिखा होता है, तो उसे MICR कोड कहते हैं। ठीक है, MICR। ठीक है, स्टार्टिंग की 4 डिजिट लिखी होती है तो उसे MICR कोड कहते हैं। ठीक है,
ठीक है। इसी प्रकार आपने सुना होगा NEFT, NEFT, इसकी आप फुल फॉर्म कमेंट करके बताएंगे। एक RTGS की फुल फॉर्म कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। और ठीक है, ये आप बताएंगे कमेंट करके, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही नहीं है? एक्सिम बैंक, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैंक, बिल्कुल ठीक है। RBI बैंकों का बैंक, बिल्कुल ठीक है। IDBI औद्योगिक विकास बैंक, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये बिल्कुल सही है। ये जो है FCI, ये फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। ओके। बैंकों में ग्राहक सेवा सुधार हेतु निम्न में से किस समिति का गठन किया गया था? बैंकों में ग्राहक सेवा सुधार के लिए ये जो गठित समिति थी, ये थी गोईपुरिया समिति। ओके। निम्नलिखित में कौन सी एक विधि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नोट मुद्रा निर्गमन हेतु प्रयोग की जाती है? तो इसके लिए हमेशा जो प्रयोग की जाती है वो हो जाएगा आपका न्यूनतम कोष प्रणाली। नए नोट छापने से पहले न्यूनतम कोष प्रणाली को अनुसरण किया जाता है। कीमतों में वृद्धि किसको लाभ देता है? जो महंगाई होती है ना, महंगाई, वो हमेशा जो इसने उधार लिया है, इसको ऋण जिसने लिया है, ठीक है, उसी को लाभ पहुंचाएगा। क्योंकि जैसे मान के चलिए आज आपने 100 रुपये उधार लिए हैं, ठीक है, और 1 साल बाद आपको लौटाने हैं 100 रुपये लौटाने। 1 साल के लिए आपने 100 रुपये लिए, लेकिन क्या था कि कीमतों में हर साल वृद्धि होती है, तो अगले साल मान कर 10% कीमतें बढ़ गई, तो इस 100 की वैल्यू तो 110 होगी ना, ठीक है। लेकिन वो बंदा आपको लौटाएगा कितना? 100 रुपये लौटाएगा। तो नुकसान किसको हुआ? आपको हुआ। आप ऋणदाता को नुकसान हुआ, फायदा किसको हुआ? ऋणी को हुआ, क्योंकि 110 लौटाने चाहिए कि बड़ी कीमतों के आधार पर, वर्तमान कीमतों, लेकिन उसने दिया कितना? 100 रुपये। तो हमेशा ऋणी को लाभ होता है, इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में कौन सा संस्था पूंजी बाजार में कार्य करती है? ठीक है, तो पूंजी बाजार में बिल ब्रोकर्स जो होते हैं, ठीक है, ये आपको काम करते हैं, और इसको सबसे बड़ी जो संस्था है उसे सेबी इसको रेगुलेट करती है, ठीक है। ओके। किस बैंक ने ATM से बिना कार्डलेस नगद निकासी की सुविधा प्रारंभ की? बहुत पुराना क्वेश्चन है, अभी तो सभी बैंक लगभग प्रदान करते हैं, तो प्रारंभ करने वाला बैंक पूछा जा सकता है, तो ये हो जाएगा ICICI बैंक। निम्नलिखित कौन सा कार्य रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से संबंधित नहीं है? जैसे मॉनेटरी पॉलिसी निर्माण करना, बिल्कुल सही है, ठीक है, तो ये सही है। मुद्रा निर्मित करना, बिल्कुल ठीक है। वाणिज्यिक बैंकों के अंतिम ऋणदाता का कार्य संपादित करना, बिल्कुल ठीक है। जनता को ऋण देना, ये इसका संबंधित नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जनता को ऋण देना। ओके। उस दर को जिस पर बैंकों द्वारा RBI को उधार दिया जाता है, ठीक है, तो वो होता है रिवर्स रेपो रेट, ठीक है, रिवर्स रेपो रेट, ठीक है। ओके। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन मुद्रास्फीति से सर्वाधिक लाभ पाता है? जैसे मुद्रास्फीति मतलब महंगाई बढ़ने से हर साल महंगाई जो बढ़ेगी, तो ऋणी जो आदमी होगा ना, ऋणी आदमी, उसी को सर्वाधिक लाभ रहता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में वर्तमान में मुद्रास्फीति को किससे नापा जाता था? वर्ष 2016 से पहले, 16 से पहले ये नापा जाता था थोक मूल्य सूचकांक पर। कुछ वस्तुओं का थोक मूल्य लिया जाता था, उसी तरह मुद्रास्फीति नापा जाता था, लेकिन 2016 के बाद से इसको लिया गया उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। तो इसका सही हो जाएगा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, मतलब अंतिम जो उपभोक्ता है, अंतिम जो उसका वस्तु का जिसका इस्तेमाल करता है, उसके पास वस्तु पहुंचती है तो कितने रुपए में पहुंचती है, तो वो हो जाता है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर मुद्रास्फीति की गणना करना। मुद्रास्फीति मतलब महंगाई की गणना करना। निम्नलिखित में कौन से राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है? ये इलाहाबाद बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक है, कैनरा बैंक है, बट ICICI बैंक राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है, एक प्राइवेट बैंक है। निम्नलिखित में कौन एक शेयर बाजार में सटोरिया नहीं है? ठीक है, तेजड़िया, मंदड़िया आपको पता है, स्टैगफ्लेशन, इन्फ्लेशन, ये सब आपका शेयर बाजार से संबंधित है। जो दलाल है, ऐसा कोई भी वर्ड आपको सही संबंधित इस्तेमाल नहीं लाया जाता है। RN मल्होत्रा कमेटी का किस चीज़ से संबंधित है? तो ये हो जाएगा आपका बीमा क्षेत्र में सुधार से संबंधित RN मल्होत्रा समिति, ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक के ओपन मार्केट ऑपरेशन से क्या तात्पर्य है? तो ओपन मार्केट मतलब प्रतिभूतियों का जो निवेश होता है, प्रतिभूतियां रिलीज करना है, उसी को ही आपका ओपन मार्केट पॉलिसी कहते हैं, ठीक है। एंड गिल्ड बाजार को सोने का व्यापार कहते हैं, ठीक है। भारतीय यूनिट ट्रस्ट का क्या उद्देश्य है? ठीक है, इसका आपने सुना होगा IUT का उद्देश्य क्या है? ठीक है,
तो जो ये IoT है इसका क्या है, अपनी आय का लाभ लघु विनियोजक को प्रदान करना, धन को इस प्रकार विनियोजित करना जिससे औद्योगिक विकास का संवर्धन हो, लोगों की बचत को एकत्रित करना। तो ये इसका उत्तर डी हो जाएगा, सभी सही हो जाएंगे। अच्छा, क्वेश्चन क्या है ये देखिए, कुछ विचार करने क्वेश्चन। गोरेवाला समिति की संस्तुति के फलस्वरूप भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना हुई, क्या ये ऑप्शन सही है? अगला है 6 वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण 15 अप्रैल 1980 को किया गया था। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों जो हैं आपके ऑप्शन, ये आपके दोनों के दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। ठीक है, जो भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना की गई थी गोरेवाला समिति की संस्तुति पर की गई थी, और 6 के 6 वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1980 को किया गया था। तो इसके दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। चलिए अब 2 ही प्रश्न बचे हैं, 3। निम्नलिखित में से कौन मुद्रास्फीति के नियंत्रण की विधि नहीं है? ठीक है, तो जो आपका नहीं है सबसे देखिए, मांग पर नियंत्रण करना बिल्कुल ठीक है, मुद्रा की पूर्ति पर नियंत्रण करना बिल्कुल ठीक है, वस्तु की राशनिंग करना बिल्कुल ठीक। अगर देखिए ब्याज दर को कम कर देंगे, ब्याज दर कम कर देंगे तो लोगों के पास उधार लेने के लिए या कर्ज लेने के लिए ज़्यादा पैसा होगा, लोग ज़्यादा कर्ज लेंगे। भाई ब्याज कम होगी तो पैसा ज़्यादा लेंगे, तो लोगों के पास पैसा ज़्यादा आएगा तो क्या होगा, तो मुद्रास्फीति जो है ऑब्वियसली क्या होता है, मतलब महंगाई बढ़ेगी। जब पैसा लोगों के पास ज़्यादा आता है तभी महंगाई बढ़ती है। ठीक है, तो ये होता है ब्याज दर कम करना, इसका सही विधि नहीं है। ठीक है, ओके। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक दर को कम करने के फलस्वरूप, अब देखिए वही बैंक रेट वो रेट होती है जिस पर रिजर्व बैंक जो आपके अन्य बैंक हैं जैसे वाणिज्यिक बैंकों को पैसा उधार देता है। ठीक है, अगर ये कम कर देगा, रिजर्व बैंक अगर अपनी दर कम कर देगा तो वाणिज्यिक बैंक जो हम लोगों को उधार देते हैं या कर्ज देते हैं, लोन देते हैं, वो और उसका रेट कम कर देंगे। जब हमें ब्याज दर पे कम पैसा मिलेगा तो हम क्या करेंगे, पैसा ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट में लेके आ जाएंगे, और मार्केट में आपको फिर से पता है जितना ज़्यादा पैसा होगा उतनी ज़्यादा महंगाई बढ़ेगी, या तरलता जिसे बोलते हैं, तरलता मतलब कैश पैसा, तो कैश पैसा बढ़ जाएगा। ठीक है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 31 का ए। और लास्ट क्वेश्चन है आज की सेशन का, बेसल 2 निम्नलिखित में किस एक से संबंधित है? तो बेसल 2 जो संबंधित है किसी बैंक के पूंजी की पर्याप्तता की मापन के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानकों से। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मानक है जो बैंक की पूंजी की पर्याप्त कितनी मात्रा मापन है उसको संबंधित ये मानक है। तो ये आपका 32 का डी हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा अर्थव्यवस्था का ये लेक्चर उम्मीद है आपके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगा, क्योंकि इसमें बहुत ही अच्छे प्रश्नों का समावेश किया गया है। तो जो अगला हमारा अर्थव्यवस्था से संबंधित टॉपिक रहेगा वो हम चर्चा करेंगे लोक वित्त, राजकोषीय नीति व टैक्स सिस्टम भारत का। तो ठीक है, तो किसी भी एग्जाम में ये जो अर्थशास्त्र से संबंधित प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। जनरली हम लोग हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी को ही फोकस ज़्यादा करते हैं, लेकिन हमें हर एक सब्जेक्ट की तरफ फोकस करके चलना है जिससे आपके आगामी एग्जाम में मदद मिल सके। ठीक है, आपके सभी आगामी एग्जाम के लिए शुभकामना सहित मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बने रहिए स्टडी एट द उत्तराखंड के साथ। जय हिंद।